हेलो गाइस, आ गया है हानली की जर्नी का नेक्स्ट पार्ट। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लो, नहीं तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये पार्ट भी ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं हान ली ने बड़े मजे लेते हुए और चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान सजाकर कहा, कीमत दुगनी। कल्टीवेटर वान, आप तो बड़े दरिया दिल निकले। वान तियानमिंग ने बिल्कुल ठंडे अंदाज में पूछा, क्या तुम्हें लगता है ये काफी नहीं है? हान ली ने लापरवाही से मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, ओहो बहुत है, जरूरत से ज्यादा है। पर अफसोस की बात तो ये है कि मैं ये जंग एक पुराने वादे की वजह से लड़ रहा हूँ और मुझे वादे तोड़ना रास नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर तुम शांति से पीछे हट जाओ तो अगली बार के लिए तुम्हारे इस ऑफर पर गौर किया जा सकता है। ये बात सुनकर तो दोनों तरफ के बड़े बड़े सूरमाओं के होश उड़ गए। सबके चेहरे देखने लायक थे। वान तियानमिंग की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई और उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ और काला पड़ गया। वान तियानमिंग ने बर्फीली आवाज में कहा, जब ब्रदर हान ने अपना मन बना ही लिया है तो फिर दो दो हाथ हो ही जाए, लेकिन यहाँ लड़ने से हमारे नीचे के चेलों की जान को खतरा होगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम कहीं दूर चलकर मुकाबला करें? हान ली ने बिना सोचे समझे फौरन हामी भर दी। हाँ, मेरे मन में भी यही बात थी। ये सुनकर वान तियानमिंग को थोड़ी हैरानी तो हुई, पर उसने हान ली को शक भरी नजरों से घूरा और फिर अपने हाथों से एक अजीब सा इशारा किया। देखते ही देखते वो बैंगनी रंग की बिजली बनकर हेवनली स्टार सिटी की तरफ उड़ चला। हान ली ने पीछे मुड़कर लिंग यूलिंग और बाकी लोगों की तरफ देखा, मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर नीली रोशनी बनकर उसके पीछे हो लिया। पलक झपकते ही नेसेंट सोल लेवल के ये दो दिग्गज आसमान को चीरते हुए आंखों से ओझल हो गए। मैदानी जंग का माहौल अब और भी भारी हो गया था। लिंग यूलिंग और ओल्ड मैन चाओ ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। वान तियानमिंग पहले से ही हान ली के बारे में जानता था और उसने खुद आगे बढ़कर उसे ललकारा था। कहीं ये कोई चाल तो नहीं? लेकिन हान ली भी पीछे नहीं हटा। सबको डर सता रहा था कि अगर उसे रोका तो बाकी फौज की हिम्मत जवाब दे जाएगी। तभी लैंड डेविल्स का एक आदमी अपनी लाल जीभ निकालकर होठों पर फेरने लगा और पागलों की तरह हंसते हुए बोला, हे, चलो वान तो गया, अब हमारी बारी है। ओ छोटू, देखते हैं तेरे अंदर कितना दम है। चिच चिच, कई 100 साल हो गए किसी नेसेंट सोल वाले को ठिकाने लगाए। उसने मंत्र पढ़ा और अपने मुंह से सफेद हड्डी जैसा एक हथियार निकाला। साथ ही उसके शरीर से खून जैसा लाल कोहरा निकला, जिसने देखते ही देखते 100 मीटर के दायरे को घेर लिया। उस धुंध के अंदर से रूह कंपा देने वाली चीखें निकल रही थीं और वो स्टार पैलेस के योद्धाओं को निगलने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी उसके साथ वाली छोटी सी औरत खिलखिलाकर हंसी और अपनी आस्तीन झटक कर गुलाबी रंग का खुशबूदार धुआं फैला दिया। उस धुंध की महक ऐसी थी कि सूंघते ही इंसान अपनी सुध-बुध खो दे। ओल्ड मैन लॉन्ग और एक बूढ़ी औरत ने इशारा समझा और एक ने सुनहरा गोला और दूसरी ने 13 हरी तलवारें हवा में छोड़ दी। स्टार पैलेस के बाकी योद्धा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने अपने जादुई हथियार निकाल लिए। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। बड़े योद्धाओं की लड़ाई के बीच छोटे कल्टीवेटर्स ने भी अपनी जान की बाजी लगा दी और कोहराम मच गया। दूसरी तरफ हान ली और वान तियानमिंग करीब 500 किलोमीटर का सफर तय करके एक सुनसान जगह पर रुके। हान ली नीली रोशनी से बाहर आया और हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया। उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस चारों तरफ दौड़ाई। वो देख रहा था कि कहीं कोई जाल तो नहीं बिछाया गया, पर 50 किलोमीटर तक कोई दूसरा बंदा नहीं था। माहौल एकदम शांत था, जैसे मौत से पहले की खामोशी। वान तियानमिंग ने चारों तरफ देखा और फिर नफरत भरी नजरों से हान ली की तरफ मुड़कर बोला, ये जगह काफी रहेगी। अगर हम इसे तुम्हारी कब्र बना दे तो तुम्हारी हैसियत के हिसाब से ये बुरा सौदा नहीं होगा। हान ली शांत रहा और बस मुस्कुराकर बोला, मेरी कब्र? वान तियानमिंग ने अपनी नाक से कोड़ी और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी औकात से ज्यादा बड़ी बात कर रहा हूँ? हान ली ने चैन से खड़े होकर मजाक उड़ाया, नहीं, मुझे बस ये लग रहा है कि तुम्हारी कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है। शायद ताकत बढ़ाने के चक्कर में तुम्हारा दिमाग चल गया है। वान तियानमिंग की आंखें गुस्से से छोटी हो गई। वो तो तुम्हारी आत्मा को चीरने के बाद पता चल जाएगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें दो खास मेहमानों से मिलाना चाहता हूँ। हान ली ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें मैं बच्चा दिखता हूँ? यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं तुम्हारा सिर काटकर तुम्हें ही तोहफे में दे दूंगा। वान तियानमिंग ने कहा, ऐसा है क्या? तो शायद मेरी ही गलती है। वैसे भी ये दोनों इंसान तो नहीं है। इतना कहते ही उसने अपनी कमर से चमड़े का एक काला थैला निकाला और हवा में उछाल दिया।
उसने कुछ मंत्र पढ़े और अचानक उस थैले से कारी धुंध निकलने लगी। उस धुंध के बीच दो लंबे पतले साए दिखाई दिए जो भूतों की तरह इधर उधर डोल रहे थे। हान ली ने माथे पर बल डालते हुए कहा, रिफाइंड कॉप्सेस? उसे समझ आ गया कि ये बहुत ही खतरनाक जहरीली लाशें हैं। वान टियामिंग ने एक तांत्रिक इशारा किया। उन दोनों सायों ने अपने हाथ ऊपर उठाए और सारी काली धुंध को अपने अंदर सोख लिया। धुंध छटते ही उनके असली चेहरे सामने आए। एक लाश काफी लंबी थी, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे थे और उसकी हथेलियां सफेद पत्थर जैसी चमक रही थीं। दूसरी एक औरत की लाश थी, जिसके कंधे में 3 अलग-अलग तरह की तलवारें घुसी हुई थीं। हान ली को इन लाशों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर वान टियामिंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक गहरी सांस ली और उसके शरीर से हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी। वो कद में और लंबा हो गया और उसके मुंह से बैंगनी धुआं निकलने लगा, जिसने उसे पूरी तरह ढक लिया। हान ली ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और चुपचाप अपनी जादुई शक्तियां तैयार करने लगा। उसने अपनी एक हथेली में 3 रंगों वाली आग और दूसरी में हरी रोशनी जमा की। उसने तय कर लिया था कि दुश्मन चाहे जो भी पैंतरा आजमाए, वो अपनी पूरी ताकत से उसे कुचल देगा। तभी उसकी पीठ से गड़गड़ाहट की आवाज आई और सफेद नीले पंख निकल आए। लेकिन जैसे ही वो हमला करने के लिए बढ़ा, सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बैंगनी धुंध के अंदर से अब रूह कम कपा देने वाली काली और बर्फीली शैतानी शक्ति डेविलिश की निकल रही थी। हान ली के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये शक्ति तो उसे उस पुराने राक्षस एल्डर डेविल जैसी लग रही थी। तभी धुंध के अंदर से एक भयानक अट्टहास गूंजा और एक साया बिजली की रफ्तार से गायब होकर सीधे हान ली के सामने आ खड़ा हुआ। उस शख्स के पीछे 6 डरावनी परछाइयां थीं, जिनके सिर पर सींग और मुंह में बड़े बड़े दांत थे। उनके पूरे शरीर पर मगरमच्छ जैसे स्केल थे। हान ली के मुंह से चीख निकली, द 6 एपेक्स डेविल्स 8। वो साया वान टियामिंग के ही कपड़े पहने था, पर उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वो बहुत ही घमंडी अंदाज में हंसते हुए बोला, ओह, तो तुम इस महान कला को पहचानते हो? मतलब तुम उतने बेवकूफ़ नहीं हो जितना मैं समझ रहा था। हान ली उस चेहरे को देखकर सुन्न रह गया, जैसे उसने कोई बहुत पुराना और डरावना सपना देख लिया हो। हान ली ने अपनी नज़रें घुमाईं और उस लंबे चौड़े समरे हुए मुर्दे यानी रिफाइंड कॉप्स के चेहरे को गौर से देखा। फिर उसने उस आदमी को निहारा जो वान टियामिंग के कपड़े पहने खड़ा था। सब कुछ देख परख कर हान ली ने एक लंबी ठंडी सांस भरी। कद काठी को छोड़ दें तो उन दोनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे, जैसे एक ही सांचे में ढले हों। हान ली ने अपनी पलकें झपकते हुए बहुत ही गंभीर अंदाज में पूछा, अब तू ही बता, मैं तुझे वान टियामिंग बुलाऊं या आर्च सेंट 6 पाथ्स? वान टियामिंग ने नफरत से अपना मुंह सिकोड़ा और ठंडी आवाज में भुपकारते हुए बोला, छ, तो तूने पहचान ही लिया कि मैं कौन हूँ। जैसे ही उसने अपना शरीर हिलाया, उसके पीछे मंडरा रहे वो 6 शैतानी साएं यानी डेविल फैंटम्स थर थर कांपने लगे। पूरा माहौल ऐसा हो गया था जैसे मौत पास ही खड़ी मुस्कुरा रही हो। हान ली ने अब हार नहीं मानी और बड़े ही धीरज के साथ, जैसे कोई सयाना बंदा बात करता है वैसे बोला, जहां तक मुझे पता है ये 6 एपेक्स डेविल्स 8 पूरे स्कैटर्ड स्टार सीज की सबसे बड़ी और खतरनाक डेविल डाउ टेक्निक है, और तेरे अलावा कोई माइका लाल इसे इस लेवल तक नहीं पहुंचा सकता था। लगता है उस वक्त तू किसी तरह मौत के मुंह से बच निकला। लेकिन भाई, कुछ बातें मेरी अक्ल में नहीं बैठ रही हैं। तूने वान टियामिंग का शरीर कैसे कब्जाया और अपना हुलिया उसके जैसा कैसे बना लिया? और ये मुर्दा तेरे जैसा क्यों दिख रहा है? क्या ये तेरा कोई हमशक्ल रूप है, या तूने अपने ही असली शरीर को मुर्दा शैतान बना डाला है? बातें करते करते हान ली का कलेजा पत्थर जैसा मजबूत हो गया और वो एकदम शांत हो गया। आज सेंट 6 पाथ्स ने एक बड़ी ही घटिया और डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, ही, अरे ओ मरने वाले, मैं भला एक मुर्दे को जवाब क्यों दूं? इतना कहते ही उसने अपने कंधे उचकाए और उसके पीछे मंडरा रहे 6 सायों में से 2 साए तेजी से उन 2 मुर्दों की तरफ लपके। वो मुर्दे अचानक से कांपने लगे और उन्होंने अपनी पथराई हुई आंखें खोल दी। उनकी आंखें एकदम गहरी, हरी और डरावनी दिख रही थीं। आज सेंट 6 पाथ्स अब कोई बहुत ही पुराना और पेचीदा मंत्र बुदबुदाने लगा। देखते ही देखते वो सूखे हुए मुर्दे स्लेटी रंग के धुएं यानी डेविलिश की के घेरे में आ गए। उन मुर्दों के हलक से एक ऐसी चीख निकली कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। पलक झपकते ही उनकी लंबाई 15-15 मीटर तक बढ़ गई। वो दर्द के मारे बुरी तरह कराह रहे थे। एक मुर्दा तो एकदम कोयले जैसा काला पड़ गया और उसके शरीर पर तांबे जैसे बड़े बड़े चोंटे यानी स्केल्स निकल आए। उसके सिर पर सींग और पीछे एक लंबी नीली पूंछ लहराने लगी।
दूसरा मुर्दा तो और भी खौफनाक था। उसका शरीर खून जैसी लाल हड्डियों वाले कांटों से भर गया और उसके हाथ पांव चांदी की तरह चमकने लगे। उसका सिर तिकोना था और चार हरी हरी आंखें उसे किसी दरिंदे जैसा बना रही थीं। अब वो मुर्दे हूबहू उन शैतानी सायों जैसे दिखने लगे थे जो उनके अंदर घुसे थे। फर्क बस इतना था कि अब वो सिर्फ साए नहीं बल्कि हाड़ मांस के जीते जागते शैतान बन चुके थे। ये नज़ारा देखकर तो एक बार हानली का भी कलेजा मुंह को आ गया। आज सेंट सिक्स पांच पागलों की तरह अट्टहास करते हुए दहाड़ा। जब ये सिक्स एपेक्स डेविल्स आर्ट अपनी चरम सीमा पर होती है तो ये असली शैतानी देवताओं की रूहों को किसी शरीर में बुला सकती है। उनकी ताकत इतनी होती है कि वो एक डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर के भी पसीने छुड़ा दे। बस इस दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जिसने इसे यहाँ तक पहुँचाया हो। फिर भी जो ये दो शैतान मैंने बुलाए हैं, इनमें से हर एक के पास लेट नैसेंट सोल कल्टिवेटर जितनी ताकत है। अब जब तू अकेला है और हम इतने सारे, तो तुझे क्या लगता है कि तू अपनी जान बचा पाएगा? उसने बस अपने मन में एक इशारा किया और वो दोनों दानव जो उसके सामने हवा में तैर रहे थे अचानक से गायब हो गए। हानली के ठीक सामने वाली जगह में जैसे कोई मरोड़ उठे और वो दोनों शैतान खौफनाक तरीके से प्रकट हो गए। सींगों वाले शैतान ने बिजली की फुर्ती से हानली के पेट की तरफ लपका। वहीं कांटों वाला शैतान अपनी जगह खड़ा होकर थरथराने लगा और आसपास धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं। हवा में एक एक फुट लंबे लाल रंग के हड्डियों के कांटे भर गए और वो हानली पर कहर बनकर टूटने के लिए तैयार थे। इतनी नज़दीकी से इन हमलों से बचना नामुमकिन लग रहा था। आज सेंट सिक्स पाथ्स के मन में भी वही चल रहा था जो हानली सोच रहा था। एक ही बार में दुश्मन का काम तमाम। बुड्ढे के चेहरे पर जीत की चमक और रौब साफ दिख रहा था। उसे पक्का यकीन था कि अगर हानली बच भी गया तो उसकी हड्डियां जरूर सुरमा बन जाएंगी। लेकिन अगले ही पल उस बुढ़े शैतान का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका चेहरा पत्थर जैसा जम गया। जैसे ही वो नीली लकीर जैसा हमला और कांटों की बौछार हानली को चीरने वाली थी, हानली के पीठ पर लगे नीले सफेद पंख तेजी से फड़फड़ाए और एक जोरदार हवा का झोंका उठा। इसके बाद हानली का शरीर वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। वो हमला और कांटे बस खाली हवा को चीरते हुए निकल गए। आज सेंट सिक्स पाथ्स हक्का बक्का रह गया और उसने अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। इससे पहले कि वो अपनी स्पिरिचुअल सेंस फैलाकर उसे ढूंढ पाता, सींगों वाले शैतान के सिर के ऊपर नीली बिजली कड़की और हानली वहां फिर से प्रकट हो गया। हानली ने बिना कुछ कहे अपना हाथ ऊपर उठाया और एक नीली पटरी जैसा हथियार नीचे छोड़ दिया। वो पल भर में धुंधला हो गया। अचानक उस शैतान के पैरों के नीचे 1 फुट चौड़ा चांदी जैसा कमल खिल उठा। वो कमल बस एक बार घूमा और उसमें से 7 रंगों की बनी बुद्ध की रोशनी फूट पड़ी। उस रोशनी ने उस सींगों वाले शैतान को जकड़ लिया और उसके शरीर के अंदर की सारी काली ताकत को बर्फ की तरह जमा दिया। अब हानली ने अपना दूसरा हाथ ऊपर किया और 3 रंगों की आग से बना पंखा बाहर निकाला। अभी उसने कुछ किया नहीं था कि उस पंखे की भयानक ताकत से हवा में खौफ फैल गया। तभी दूसरे कांटों वाले शैतान ने हानली को देख लिया। उसने एक लंबी चीख मारी और हवा में तैर रहे सारे कांटे घूमकर हानली की तरफ भागे, जैसे कोई शिकारी अजगर अपने शिकार पर लपकता है। पलक झपकते ही हजारों कांटे हानली के पास पहुंच गए। हानली ने उनकी तरफ देखा, पर उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसने एक चांदी जैसी छोटी सी ढाल यानी टेल स्टार एसेंस शील्ड सामने कर दी, जिसने उसके चारों तरफ चांदी जैसी रोशनी की एक मोटी दीवार खड़ी कर दी। वो लाल कांटे उस रोशनी से टकराए। धड़ाधड़ धमाके होने लगे, जैसे टीन की छत पर भारी बारिश गिर रही हो। वो चांदी की दीवार हिलने लगी और ऐसा लगा कि अब टूटी कि तब टूटी। उन कांटों की मार उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। हर एक कांटा किसी बड़े जादुई हथियार जैसा दम रखता था। चांदी की ढाल उन वारों को पूरी तरह झेल नहीं पा रही थी। हानली ने जब ये देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गई और उसने एक मंत्र पढ़ा। उसके माथे के बीचों बीच एक चने के दाने जितनी सुनहरी गेंद निकली और उसने हानली के चारों तरफ एक सुनहरी धुंध सी बना दी। ये वो वज्र बैरियर था जिसे हानली ने अपने शरीर के अंदर सालों की तपस्या से पाला था। उस वज्र की ताकत के आगे चांदी की ढाल कुछ भी नहीं थी। जब वो चांदी की दीवार आखिरकार ढह गई तो बाकी बचे कांटे सीधा उस सुनहरी धुंध से टकराए। आवाज ऐसी आई जैसे लोहे पर लोहा चोट कर रहा हो। सुनहरी रोशनी की चमक से वो सारे हमले बेकार हो गए और हानली बाल बाल बच गया। इसी बीच हानली के हाथ में पकड़े उस 3 रंगों वाले पंखे से एक चिड़िया जैसी आवाज निकली। आग से बना एक परिंदा जिस पर अजीब अजीब अक्षर लिखे थे बाहर निकला और अपने पंख फैलाकर सीधा उस जकड़े हुए शैतान की तरफ बढ़ा। वो शैतान हिल तो नहीं सकता था, पर उसके चेहरे पर अभी भी वहशियाना गुस्सा था। उसने अपना मुंह खोला और उस आग के पंछी को रोकने के लिए एक सफेद लहर बाहर छोड़ी। एक बहुत ही भयानक धमाका हुआ और पूरा आसमान हिल गया।
हालांकि वो सफ़ेद लहर उस शैतान की अपनी खास ताकत थी, पर क्योंकि वो जकड़ा हुआ था और अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसका वार फीका पड़ गया। वो उस ट्राइफ्लेम फैन का मुकाबला नहीं कर पाया। बस कुछ ही पल का खेल था। आग का वो पंछी फटा और 3 रंगों का एक घेरा तेजी से फैला, जिसने उस सफ़ेद लहर और उस सींग वाले शैतान को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते वो विशाल शैतान राख के ढेर में बदल गया और उसका वजूद ही खत्म हो गया। ये सब सुनने में भले ही लंबा लगे, पर ये सब जुम्मा जुम्मा कुछ ही सेकंडों में हो गया। आर्ट सेंट सिक्स पाथ्स का चेहरा तो पीला पड़ गया ये सब देखकर। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हान ली उसके शैतानों से मरेगा नहीं, बल्कि उसके एक अनमोल शैतान को ही कुत्ते की मौत मार देगा। अब उसे समझ आया कि वो किसी मामूली कल्टीवेटर से नहीं, बल्कि एक मंझे हुए खिलाड़ी से टकरा गया है। डर और गुस्से के मारे उसके होश उड़ गए। उसने बिना देर किए अपनी स्पिरिचुअल सेंस से इशारा किया। उसने अपने मुंह से एक काली लकीर बाहर फेंकी, जो काले धुएं का बादल बनकर गायब हो गई। उधर वो कांटों वाला शैतान भी दहाड़ा और अपनी चारों आंखें चमकाते हुए ओझल हो गया। हान ली के पीछे की हवा में एक हलचल हुई और उस शैतान ने हवा को चीरते हुए अपने चांदी जैसे हाथ बाहर निकाले। कड़ाक की आवाज आई और उसके हाथ अचानक बड़े हो गए और उंगलियों से लंबे लंबे नाखून निकल आए। उसने पूरी ताकत से हान ली के सिर और पीठ पर वार किया। उसी समय ऊपर से एक काला अष्टकोणीय हथौड़ा, जिस पर से खौफनाक काली लपटें निकल रही थीं, हान ली के सिर पर गिरने को तैयार था। उसकी ताकत देखकर ही लग रहा था कि ये कोई मामूली खिलौना नहीं, बल्कि शैतानी दुनिया का बहुत ही कीमती हथियार है। आर्ट सेंट सिक्स पाथ्स यहीं नहीं रुका। उसने अपने कंधे फिर हिलाए और बाकी बचे 4 शैतानी साहिब फिर से प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और काली लकीरों की तरह हान ली पर टूट पड़े। एक शैतान को मारने के बाद अब हान ली पर चारों तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। हान ली ने बस एक ठंडी आह भरी। इससे पहले कि वो कुछ और करता, उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकली और उसके पीछे एक चांदी जैसी चमक उठी। अचानक वहां एक साया खड़ा हो गया, जिसने उस चांदी वाले शैतान का वार अपने ऊपर ले लिया। 2 ऐसे धमाके हुए जैसे दुनिया ही भट गई हो। उस चमकती चांदी वाली रोशनी के बीच वो नीला साया पत्थर की लकीर की तरह खड़ा रहा, बल्कि वो शैतान ही उस टक्कर से घबराकर पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसी वक्त हान ली के ऊपर हवा में एक छोटा नीला पतीला यानी अज़्योर कॉड्रन प्रकट हुआ और धीरे धीरे घूमने लगा। तभी उस पतीले का ढक्कन खुला और उसमें से नीले रंग के धागे निकले, जिन्होंने उस काले हथौड़े को हवा में ही दबोच लिया। वो हथौड़ा अब ऊपर का ऊपर ही लटक कर रह गया। उस काले कलूटे अष्टकोणिया हथौड़े ने जैसे ही कढ़ाई की गिरफ्त में दम तोड़ा, उसमें से नीली आग की एक पतली सी लकीर फूट पड़ी। उस आग से ऐसी कंपकपाने वाली ठंडक निकल रही थी कि अच्छे भलों की रूह काम जाए, कलेजा मुंह को आ जाए, ऐसी दहशत थी उस नीली आग में। हैंडली को ये तो समझ नहीं आ रहा था कि उस आग में कितनी जान है, पर इतना तो तय था कि वो कोई ऐरी गैरी चीज नहीं थी। उस नीली आग ने हेवन वॉइड कॉल्ड्रन को चारों तरफ से ऐसे जकड़ लिया और हवा में टांग दिया जैसे किसी ने खूंटे से बांध दिया हो। कढ़ारी की अपनी आग चाहे जितनी मर्जी भभक ले, पर उस नीली लकीर का बाल भी बांका नहीं कर पाई। हैनली ने ऊपर हो रहे इस तमाशे से अपना ध्यान हटाया और उन 4 काली लकीरों की तरफ देखा, जो गोली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रही थीं। हैनली ने मन ही मन मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, तो ये हैं वो डेविल सेजेस, बस इतना ही दम है इनमें। इतना कहते ही उसने अपनी आस्तीन झटकी। देखते ही देखते बादलों के गरजने जैसी आवाज हुई और उसकी आस्तीन से बिजली के 4 कड़कड़ाते गोले निकले। उन गोलों ने बिना चूके उन चारों काली लकीरों को बीच रास्ते में ही दबोच लिया। धमाका ऐसा हुआ कि आंखें चौंधिया जाएं। सुनहरी रोशनी ने उन काली लकीरों का नामो निशान ऐसे मिटा दिया जैसे सुबह की ओस सूरज निकलते ही गायब हो जाती है। हैनली के लिए ये सब बाएं हाथ का खेल था। पलक झपकते ही हैनली के पीछे खड़ी उस नीली परछाई ने हाथ ऊपर किया और एक छोटा सा लाल धनुष निकाल लिया। उसने जैसे ही डोरी खींची, आसमान दहल उठा। चारों तरफ आग के तीरों की ऐसी बौछार हुई कि पूरा आसमान लाल हो गया। वो कांटों वाला शैतान जब तक कुछ समझ पाता, उसने देखा कि हजारों तीर उसकी तरफ काल बनकर आ रहे हैं। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दहाड़ा और उसके शरीर से लाल रोशनी निकलने लगी ताकि वो खुद को बचा सके। जैसे ही उसने अपना सुरक्षा घेरा तैयार किया, आग के तीरों की बारिश उस पर टूट पड़ी। धमाकों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा गया और वो शैतान आग के दरिया में डूब गया। पर वो शैतान भी कम खिलाड़ी नहीं था। उस आग के बीच भी वो सही सलामत खड़ा था। उसने एक लंबी सांस भरी और अपने चांदी जैसे हाथों को हवा में लहराया ताकि उस आग को काटकर रास्ता बना सके। तभी फिर से बिजली कड़की।
उस शैतान के होश तब उड़ गए जब उसने देखा कि बिजली की रफ्तार से एक हरा तीर उसकी तरफ लपक रहा है। वो घबराहट में इधर उधर कूदा ताकि उस तीर से बच सके, पर उस कमबख्त को क्या पता था कि असली मौत तो कहीं और से आ रही है। जब उसका ध्यान उस हरे तीर पर था, तभी उसके सिर के ठीक ऊपर एक काला क्रिस्टल वाला खंजर नमूदार हुआ। वो इतनी खामोशी से आया कि हवा को भी कानो कान खबर नहीं हुई। उस कांटों वाले शैतान को भनक तक नहीं लगी। अचानक उस नीली परछाई ने हमला रोक दिया और आग की तीरों की बारिश थम गई। वो शैतान अभी ये सोच ही रहा था कि ये क्या माजरा है, तभी उस काली लकीर ने बिजली की फुर्ती से उसकी गर्दन को घेरा और उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे जा गिरा। उसका वो लाल सुरक्षा घेरा उस खंजर के सामने ऐसे बेकार साबित हुआ जैसे पानी में कागज की दीवार। आखिर वो खंजर डेविल एसेंस डायमंड से जो बना था, जिसे हजारों साल की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। भला मामूली अंदरूनी शक्ति उसे कैसे रोक पाती? हैनली की दूसरी नेसेंट सोल जो उस पुतले के अंदर बैठी थी, उसे किसी इशारे की जरूरत नहीं थी। जैसे ही खंजर ने अपना काम तमाम किया, वो पुतला झपटकर उस लाश के पास पहुंचा। उसने अपना मुंह खोला और काली रोशनी का एक गुबार निकला जिसने उस लाश को लपेटे में ले लिया। फिर उसने उस शरीर के अंदर से एक धुंधली सी रूह खींची जो बिल्कुल उस शैतान जैसी दिख रही थी। वो रूह इतनी कमजोर थी कि लग रहा था अभी धुएं में मिल जाएगी। उस पुतले ने उस रूह को निगल लिया और हैंडली की दूसरी नेसेंट सोल ने उसे हजम कर लिया। ये ताकत जेनिथ यिन आर्ट्स की कल्टीवेशन में बहुत काम आने वाली थी। जैसे ही वो रूह खत्म हुई, वो शैतान की लाश राख बनकर हवा में उड़ गई। अगले ही पल वो पुतला किसी साए की तरह हैंडली के पास आकर खड़ा हो गया। अगर उन दोनों के कपड़े अलग ना होते तो कोई भी धोखा खा जाता कि यहाँ एक नहीं बल्कि दो हैंडली खड़े हैं। हैंडली बड़े इत्मीनान से अपना ट्राइफ्लेम फैन हाथ में घुमा रहा था और सामने की तरफ देख रहा था। हैंडली ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, हाँ, कल्टिवेटर 6 पार्ट्स, तुम्हारी ये 6 एपेक्स डेविल्स वाली टेक्निक तो मैंने देख ली। अगर दिखाने के लिए कुछ और नया नहीं है तो अब तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त आ गया है। ये सुनते ही आज सेंग 6 पार्ट्स का चेहरा फक पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके दो सबसे तगड़े साथी, जिन्हें वो अपना तुरुप का इक्का समझता था, गाजर मूली की तरह काट दिए गए थे। ये बात उसकी गले नहीं उतर रही थी। ऊपर से हैंडली के पास वो आग वाला पंखा, वो छोटी कढ़ाई और वो हरी लकड़ी वाली पटरी, ये सब चीजें मौत का दूसरा नाम थी। हेवन वॉइड कॉल्ड्रन के बारे में तो दुनिया जानती थी, पर बाकी दोनों चीजों ने तो गजब ही ढा दिया था। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि हैंडली के उस पुतले ने अकेले ही उसके एक धुरंधर का काम तमाम कर दिया था। उसका दिल डूबने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान सिर्फ 100 साल में इतनी तरक्की कैसे कर सकता है। उसने कभी डियटी ट्रांसफॉर्मेशन वाला जादू इंसान तो नहीं देखा था, पर उसे यकीन हो गया था कि हैंडली की ताकत अब उसी लेवल के आसपास पहुंच गई है। बुढ़े को अपनी जान के लाले पड़ते दिखे तो उसकी पीठ कांपने लगी। उसने अपना मुंह खोला और काले धुएं जैसा एक दुपट्टा बाहर निकाला। देखते ही देखते वो धुआं काली आंधी में बदल गया और उसने बुढ़े को अपनी चपेट में ले लिया। हवा में एक तेज चीख जैसी आवाज हुई और वो काली आंधी बुढ़े को लेकर पीछे की तरफ भागी। वो आंधी इतनी तेज थी कि पीछे बस परछाइयां ही दिख रही थी। पल भर में वो बुढ़ा सैकड़ों मीटर दूर जा पहुंचा। कोई आम कल्टीवेटर होता तो शायद हाथ मलता रह जाता, पर हैंडली कोई आम आदमी थोड़ी ही था। उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, ओ, तो तुम दुम दबाकर भाग रहे हो। तुम्हारा ये खिलौना भागने में तो बड़ा माहिर है। अगर मैं पहले वाला हैंडली होता तो शायद पसीने छूट जाते, पर अब हे। हैंडली ने एक गहरी सांस ली और उसकी पीठ पर लगे थंडरस्टॉर्म विंग्स फड़फड़ाए। बिजली कड़कने की आवाज आई और बिजली पर नीली सफेद बिजली दौड़ने लगी। हवा में बिजली के गोले नाचने लगे। उसने अपने पंख फैलाए और हवा में हौले से तैरने लगा। उसने दूर भागते उस काली आंधी को देखा और एक हुंकार भरी। जैसे ही उसने अपने पंख झटके, तूफान उठ खड़ा हुआ। बिजली के वो गोले आपस में टकराए और एक जोरदार धमाका हुआ। सारी बिजली उन पंखों में समा गई। बिजली से लदे उन पंखों ने जैसे ही उड़ान भरी, हैंडली अपनी जगह से ओझल हो गया। अगले ही पल 100 मीटर दूर बिजली चमकी और हैंडली वहां खड़ा था। फिर एक और चमक और वो और आगे। उसकी रफ्तार उस बुढ़े की काली आंधी से कहीं ज्यादा थी। बस कुछ ही पलों में वो उस काली आंधी के बिल्कुल करीब पहुंच गया। हैंडली ने उस बिजली की चमक में देखा कि बुढ़े की जान हलक में अटकी हुई थी। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। एक आखिरी बार पंख फड़फड़ाए और हैंडली उस बुढ़े का रास्ता रोककर सामने खड़ा हो गया। वो काली आंधी एक पल के लिए रुकी और फिर उसने रास्ता बदलने की कोशिश की। तभी हैंडली ने अपने हाथों से एक अजीब सा इशारा किया और
और उसके शरीर के अंदर से बिजली कड़की। उसका शरीर अचानक बढ़ने लगा, उसकी खाल सुनहरी हो गई और कंधे से 4 नए हाथ निकल आए। देखते ही देखते वो एक भीमकाय पहलवान जैसा दिखने लगा। ये ब्राइट जेड आर्ट्स की तीसरी परत का कमाल था। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और बैंगनी आग की एक विशाल तलवार बना ली। उसके पंख फिर से फड़फड़ाए और वो बिजली की लकीर बनकर आगे बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी थी कि आसपास की हवा भी मुड़ गई। बुढ़े को समझ आ गया कि अब बचना नामुमकिन है। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपनी काली आंधी का घेरा बढ़ा लिया। साथ ही उसने एक लाल ढाल भी बाहर निकाल ली। पर इससे पहले कि वो अपनी ढाल चला पाता, एक सफेद लकीर उसके ऊपर से गुजरी और पल भर में गायब हो गई। सन्नाटे को चीरती हुई बुढ़े की एक दर्दनाक चीख गूंजी। वो लाल ढाल जमीन पर गिर गई और उसके साथ बुढ़े के हाथ का एक हिस्सा भी नीचे पड़ा था। उसका बाकी बचा हुआ हाथ बैंगनी बर्फ से जम चुका था। कटा हुआ हिस्सा इतना साफ था कि वहां से खून की एक बूंद तक नहीं टपकी। बुढ़े शैतान की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जब उसने देखा कि उसकी काली हवाओं के घेरे के बीचों बीच एक बारीक सा छेद हो गया है। उसने अपनी कटी हुई बाजू और उस तरफ देखा जहां से हमला हुआ था, पर वहां सन्नाटा था। कोई आहट नहीं, कोई खबर नहीं। डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए। उसने फौरन अपने बचे हुए हाथ से सामने वाली लाल ढाल की तरफ इशारा किया। वो ढाल हवा में ऊंची उड़ी और उसने बुढ़े को लाल आग के घेरे में लपेट लिया। साथ ही उसने अपना स्पिरिचुअल सेंस चारों तरफ फैला दिया और पागलों की तरह हान ली को ढूंढने लगा। तभी बुढ़े के ठीक पीछे 30 मीटर की दूरी पर वो सफ़ेद लकीर फिर से चमकी। हवा में एक चक्कर काटकर वो रुकी और वहां से एक साया उभर कर सामने आया। वो हान ली था। हान ली अपने शरीर को निहार रहा था। उसके पीठ पर लगे पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे और हाथ में बैंगनी रोशनी वाली तलवार अभी भी चमक रही थी। हान ली ने खुद से बात करते हुए धीरे से बोला, माना कि नाइनगेल ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत तगड़ी चीज़ है, पर शरीर का कचरा कर देती है। ब्राइट जेड आर्ट्स की तीसरी लेयर होने के बाद भी इसे एक बार इस्तेमाल करना भारी पड़ रहा है। तभी उसे एक छोटे बच्चे की बेपरवाह आवाज़ सुनाई दी। उस बच्चे ने मज़े लेते हुए कहा, ये तो होना ही था। ये टेक्निक चिड़िया वाले दानव कल्टिवेटर्स ने बनाई थी। तुम इंसान होकर थंडरस्टॉर्म विंग्स की मदद से भी इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाओगे। इसे ज़बरदस्ती इस्तेमाल करने से तुम्हारे शरीर पर किसी दानव पक्षी से कहीं ज़्यादा बोझ पड़ेगा। रही बात ब्राइट जेड आर्ट्स की, तो तुम इसकी तीसरी लेयर बस कुछ ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ज़्यादा जोर लगाया तो शरीर का कचुम्बर निकल जाएगा। अगर इसे ढंग से चलाना है तो ब्राइट जेड आर्ट्स की अगली लेयर तक पहुँचो। हान ली ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, ओह, तो ये बात है। जब मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था तब तो मैंने कई बार इसका इस्तेमाल किया, पर जगह कम होने की वजह से इतनी थकान का पता ही नहीं चला। उसने हाथ झटक कर उस बैंगनी तलवार को धुएं की तरह उड़ा दिया। वो बच्चा धीरे से हंसा, है, और फिर चुप हो गया। जैसे ही हान ली सामने आया, उस बुढ़े शैतान की नज़र उस पर पड़ गई। उसे उस बच्चे की शक्ल नहीं दिख रही थी और न ही उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे बस हान ली की बुदबुदाहट सुनाई दी। बुढ़े की आंखों में हैरानी और डर साफ दिख रहा था। उसने आनन फानन में अपनी कमर पर बंधे एक थैले पर हाथ मारा। एक काली रोशनी चमकी और वहां से 2 सिर वाला कालिया अजगर निकल आया। वो 10 मीटर लंबा था और उसके 3 सींगों वाले सिर से हरी जहरीली भाप निकल रही थी। फिर आर्च सेंट सिक्स पाथ्स ने अपना मुंह खोला और काली रोशनी में लिपटी एक चीज बाहर थूकी। वो हवा में घूमी और एक छोटा सा सफ़ेद झंडा बन गया। बुढ़े ने कोई मंत्र पढ़ा और वो झंडा 3 मीटर बड़ा हो गया। हान ली ने जब उस झंडे को देखा तो उसके माथे भर बल पड़ गए। झंडे का डंडा इंसानी हड्डियों से बना था और उस पर काली धुंध छाई हुई थी। उस पर धुंधले से अक्षर चमक रहे थे और 3 खोपड़ियां जड़ी हुई थीं, जो गंदी और डरावनी हंसी हंस रही थीं। उनकी हंसी सुनकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। बुढ़े ने चिल्लाकर उस झंडे पर अपना हाथ रखा। वो तीनों खोपड़ियां कांपने लगीं और उनके मुंह से काली धुंध निकलने लगी। उन्होंने बुढ़े का कटा हुआ हाथ लपक लिया और उसे आपस में लड़ लड़कर खाने लगीं। जैसे ही उन्होंने खून चखा, वो लाल पड़ गईं और उनका साइज बढ़ गया। ये सब करने के बाद आर्च सेंट सिक्स पाथ्स के चेहरे से खौफ थोड़ा कम हुआ और उसने नफरत से हान ली को देखा। ऐसा लगा जैसे बुढ़े की अक्ल ठिकाने आ गई हो। हान ली की बिजली जैसी रफ्तार देखकर उसे समझ आ गया था कि भागना अब मुमकिन नहीं है। भागने का मतलब था सीधी मौत। उसने सोचा कि क्यों ना आखिरी दम तक लड़ लिया जाए, शायद जीत का कोई मौका मिल जाए। इसलिए उसने वो अपना आखिरी खजाना बाहर निकाल लिया, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। हान ली ने ये देखकर अपनी भ्रुकुटी सिकोड़ ली। उसने ये चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी, पर उस झंडे से इतनी खतरनाक सड़न और मौत की ठंडक निकल रही थी कि उसने इसे हल्के में न लेने की ठानी। तभी उसे फिर से एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। उस बच्चे ने हैरानी से कहा, हाँ, 3 डिवाइन सोल्स बैनर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस दुनिया में भी कोई इतनी गंदी और घटिया चीज़ बना सकता है।
बच्चा फिर से हंसते हुए बोला, हे, लेकिन फिर भी इसे बनाना बहुत खौफनाक काम है। इसे बनाने के लिए हर इंसान या जानवर को तड़प तड़प कर मारना पड़ता है। भले ही ये बहुत ताकतवर न हो, पर इसे बनाने में अनगिनत कल्टीवेटर्स की जान गई है। बच्चे की हंसी में भी थोड़ा डर छिपा था। हानली ने एक तिरस्कार भरी मुस्कान से कहा, चिह, तो ये माजरा है। कोई ताज्जुब नहीं कि ये इस इलाके का सबसे बड़ा शैतान कल्टीवेटर है। ये नीचता की किसी भी हद तक जा सकता है। अब जब इसके पास इतना नामी हथियार है तो जरा इसकी ताकत भी देख ही लेते हैं। हांडली ने अपनी कमर से एक काली बोतल निकाली। बोतल हवा में गोल गोल घूमी और उसका ढक्कन अपने आप खुल गया। अचानक उसमें से सलेटी रंग की धुंध निकली और 5 सफ़ेद साए हवा में तैरने लगे। ये अनब्रेकेबल किन के डेविल्स थे। जैसे ही वो 5 दानव सामने आए, हानली ने अपने हाथों से एक मुद्रा बनाई। तभी समंदर के अंदर से 5 कंकाल बाहर निकल आए और देखते ही देखते पहिए जितने बड़े खोपड़ों में बदल गए। उनके लंबे सींग और नुकीले दांत डरावने लग रहे थे। वो सीधे उस झंडे की तरफ लपके। आर्कसेंट सिक्स पाथ्स ने जब उन्हें देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो चिल्लाया, अनब्रेकेबल किंग के डेविल्स। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हानली के पास ये दानव कहाँ से आए। उसे लगा कि हानली भी उसकी तरह ही कोई खूंखार शैतान कल्टिवेटर है। बुढ़े का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि ये बंदा टेढ़ी खीर है। अगर हानली को शैतानी तरीके भी आते हैं तो आज उसकी खैर नहीं। जैसे ही वो 5 दानव चीखते हुए उसकी तरफ बढ़े, उसने मजबूरन अपना झंडा आगे कर दिया। हड्डियों वाला वो झंडा थरथराया और उसकी तीनों खोपड़ियां शैतानी हंसी हंसते हुए काली धुंध उबलने लगी। हानली के 5 दानवों ने भी अपने मुंह खोले और हरी आग उगल दी। कुछ ही देर में काली धुंध और हरी आग के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और धमाके होने लगे। तभी बुढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने देखा कि हानली के दानवों की हरी आग उसकी काली धुंध को गाजर मूली की तरह काट रही थी। आर्कसेंट सिक्स पाथ्स मन ही मन गालियां देने लगा। उसकी जानकारी के हिसाब से इन दानवों की ताकत कोर फॉर्मेशन के आखिरी लेवल जितनी होनी चाहिए थी, पर ये तो नेसेंट सोल लेवल की खोपड़ियों को भी धूल चटा रहे थे। खैर, सारा खेल चलाने वाले की ताकत पर होता है। बुढ़े ने अपने दांत भींचे और एक हाथ से इशारा करते हुए अपने मुंह से खून की फुहार झंडे पर थूकी। झंडे ने सारा खून पी लिया और तेजी से गूंजने लगा। देखते ही देखते उसके चारों तरफ हजारों छोटी छोटी खोपड़ियां बन गई। उन सब ने एक साथ काली धुंध छोड़ी, जो मिलकर एक काले अजगर की शक्ल ले ली। वो अजगर हवा में दहाड़ा और उन 5 दानवों पर टूट पड़ा। हानली के 2 दानव कांपे और फिर से कंकाल बन गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और उनमें मीटर भर लंबी हड्डियों की तलवारें आ गईं। बिना डरे वो उस अजगर से भिड़ गए। बाकी 3 दानव अभी भी हरी आग उगल रहे थे, जिससे मुकाबला बराबरी पर आ गया। बुढ़े को लगा कि चलो जान बची, पर जैसे ही उसने हानली को देखा, उसकी रूह कांप गई। हानली हाथ पीछे बांधे बड़े आराम से तमाशा देख रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तभी बुढ़े को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे अपने सिर के पीछे मौत का साया महसूस हुआ। अचानक उसके सिर के ऊपर मंडरा रहे 2 सिर वाले अजगर ने एक डरावनी चीख मारी। बुढ़े ने पीछे मुड़कर देखा तो 10 मीटर पीछे एक नीला साया खड़ा था। एक काला क्रिस्टल जैसा चाकू उसकी काली हवाओं को चीरते हुए उसकी ढाल के एकदम करीब पहुंच चुका था। अगर वो वक्त पर ना मुड़ता तो उसका सिर धड़ से अलग हो चुका होता। आर्कसेंट सिक्स पाथ्स का चेहरा मुर्दे जैसा सफ़ेद पड़ गया। जब उस नीले साए ने देखा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है तो उसने फौरन हमला तेज कर दिया। एक सन्नाटे को चीरने वाली आवाज़ आई और वो चाकू बिजली की रफ्तार से ढाल के अंदर घुस गया। वो नीला साया, यानी कि वो कठपुतली, चांदी जैसी रोशनी में चमकी और गायब हो गई। उसी वक्त दूर खड़े हानली ने अपनी चाल चली। उसकी आंखों में ठंडी चमक आई और उसने अपना हाथ उठाया। हरी रोशनी चमकी और 8 स्पिरिट रूलर हाथ में आ गया। उसने उसे बुढ़े की तरफ घुमाया और फिर गड़गड़ाहट के साथ गायब हो गया। बुढ़े को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि वो काला चाकू उसकी ढाल को फाड़ चुका है। वो पूरी ताकत से चिल्लाया। उसका शरीर धुंधला हुआ और उसके सीने के नीचे से एक काली लकीर उस चाकू को रोकने के लिए निकली। पलक झपकते ही उसके 2 हिस्से हो गए और वो दोनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। आर्कसेंट सिक्स पाथ्स जैसे ही 2 टुकड़ों में बटा, उस 2 मुँहे सांप ने अपने नीचे स्याही जैसा काला जहर उगल दिया। देखते ही देखते 30 मीटर के घेरे में ऐसा जहरीला कोहरा फैला कि सब कुछ धुंधला गया।
धमाकों पर धमाके होने लगे। काली रोशनी और वो चाकूनुमा हथियार जब आपस में टकराए तो आंखों को चौंधिया देने वाला एक काला गोला सा फट पड़ा। समझ नहीं आया कि सिक्स पाथ्स ने कौन सा खजाना बाहर निकाला था, लेकिन उसने डेविल एसेंस डायमंड नाम के उस घातक चाकू को रोक लिया था। तभी चांदी जैसी बिजली कौंधी और वो कठपुतली पलक झपकते ही उस बूढ़े शैतान की पुरानी जगह पर जा खड़ी हुई। वो जहरीला कोहरा उसे पूरी तरह निगल चुका था। उसे देखते ही दो मुँहे सांप ने अपना सिर हिलाया और सीधा कठपुतली पर झपट्टा मारा। लेकिन अगले ही पल सांप के सिर के ठीक ऊपर बिना किसी आहट के एक चांदी का कमल प्रकट हुआ। वो 1 फुट बड़ा था और उसमें से 7 रंगों वाली बौद्ध रोशनी फूट रही थी। उस पवित्र रोशनी ने काले सांप को ऐसा जकड़ा कि उसकी हरकतें एकदम सुस्त पड़ गईं। अब तो बस उसकी 4 हरी आंखें ही इधर उधर घूम पा रही थीं। तभी कोहले को चीरते हुए चांदी के 2 धागे निकले और फुर्ती से सांप के दोनों सिरों पर जा लिपटे। अगले ही पल दोनों सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़े। जब वो हरा कोहरा थोड़ा छटा तो वो इंसानी कठपुतली धीरे से उड़ती हुई बाहर निकली। उस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। सच तो यह है कि वो सांप बड़ा ही अजीब जानवर था। उसका जहरीला कोहरा कल्टीवेशन की दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जहलों के बराबर था। अगर कोई मामूली कल्टीवेटर उसे छू भी लेता तो उसका काम तमाम हो जाता। पर सबसे टेढ़ी खीर तो ये थी कि ये जहर बिना किसी आहट के हर तरह के सुरक्षा घेरों को पार कर जाता था। अगर कोई नेसन सोल वाला दिग्गज भी सावधानी न बरते तो उसकी जान पर बनाती। इसी वजह से उस बूढ़े शैतान ने इस जीव को इतनी मेहनत से पाला था। पर किस्मत का खेल देखो, कठपुतली के पास तो मांस हड्डी थी ही नहीं, इसलिए जहर उसके लिए पानी बराबर था और सांप गाजर मूली की तरह काट दिया गया। सिक्स पाथ्स के एक परछाई वाले रूप का उस सांप से दिमागी ताल्लुक था। जैसे ही उसे सांप की मौत महसूस हुई, उसके चेहरे पर खौफ की लकीरें खिंच गईं। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस अपनी बोन बैनर की तरफ इशारा किया और अपनी पूरी ताकत झोंककर वहां से दुम दबाकर भागा। वो झंडा थरथराया और उसमें से काली रोशनी फूटने लगी, जैसे अभी आसमान चीर कर निकल जाएगी। पर ठीक उसी पल उस परछाई के ऊपर नीली बिजली कड़की और हैंडली वहां सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नीली चमक थी। उसने नीचे देखते हुए अपना हाथ लहराया और बिजलियों का एक जाल बिछा दिया। फिर दूसरे हाथ से एक छोटा सा नीला कड़हाहा निकाला और उसमें से अनगिनत नीले धागे एक साथ छोड़ दिए। हालांकि उस बूढ़े शैतान के पास हमशक्ल बनाने की कमाल की टेक्निक थी जिसे पहचानना नामुमकिन था, लेकिन हैनली की ब्राइट साइड स्पिरिट आइज ने पल भर में असली और नकली का फर्क पकड़ लिया। हैनली को हमला करते देख दोनों परछाइयां जोर से चिल्लाईं। हमला एक पल में एक परछाई के पास पहुंच गया। वो रूप अब पहले से कहीं ज्यादा धुंधला और फीका लगने लगा था। असली आर्च सेंट ने अपनी आस्तीन झटकी और सिर के ऊपर एक नीला छतरी जैसा हथियार तान दिया। वो छतरी पल भर में कई गुना बड़ी हो गई और उसने बूढ़े शैतान को ऊपर से पूरी तरह ढक लिया। जब कड़ाहे के नीले धागे उस परछाई से टकराए तो धप धप की आवाजें आईं। धागे बस 1 सेकंड के लिए रुके और फिर उसे आर पार छेदते हुए निकल गए। इसके तुरंत बाद सुनहरी बिजलियों का ऐसा कहर टूटा कि वो परछाई बिना किसी विरोध के भाप बनकर उड़ गई। फिर वो बिजली और धागे आपस में मिल गए और एक तेज रोशनी के साथ छतरी के ऊपर जा लगे। धमाका तो जोरदार था, पर जब रोशनी कम हुई तो वो छतरी वैसी की वैसी खड़ी रही। उस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। ये देखकर हैनली का चेहरा उतर गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और 1 मीटर लंबी सुनहरी तलवार पकड़ ली। फिर उसकी पीठ पर लगे पंख फड़फड़ाए और वो एक सफेद लकीर की तरह नीचे की तरफ झपटा। बूढ़े शैतान ने बचने की कोशिश तो की, पर उससे पहले कि वो हिल पाता, छतरी की सतह पर सुनहरी बिजली चमकी और झप की आवाज के साथ छतरी बीच से 2 टुकड़े हो गई। आर्च सेंट चिल्लाते हुए बोला, आह, ये नहीं हो सकता। उसने खुद को काली रोशनी में लपेटा और जान बचाकर भागने लगा। पर जैसे ही उसने उड़ान भरी, उसके सामने की जगह मुड़ गई और एक सफेद धागा बिजली की फुर्ती से निकला और उसे चारों तरफ से लपेट लिया। रास्ता बंद होते ही उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी लहर महसूस हुई। पलक झपकते ही बैंगनी लपटों का एक गोला उसके सुरक्षा कवच को चीरते हुए पीछे से उसके शरीर के पार हो गया। उसने जो कीमती कवच पहन रखा था, वो उस हमले को रत्ती भर भी नहीं रोक पाया। तेज दर्द के अलावा उस बूढ़े को बस अपने पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने नीचे देखा तो उसके सीने से बैंगनी आग की एक हथेली बाहर निकल रही थी, जिसने देखते ही देखते उसे चारों तरफ से घेर लिया। पल भर में बैंगनी आग ने उसे बर्फ की तरह जमा दिया। चेहरा बर्फ में जकड़े होने के बावजूद उसने अपना मुंह मरोड़ा और दांत पीस लिए। एक दबी हुई आवाज आई और उसके शरीर का नीचे वाला हिस्सा, जो अभी जमा नहीं था, धमाके के साथ फट गया। खून और मांस के चीथड़े हवा में उड़ने लगे और वो खून आग पकड़कर हैनली की तरफ लपका।
ठीक उसी समय लाश के अंदर से हरे रंग की एक रोशनी निकली और 100 मीटर दूर जाकर रुकी। उस हरी रोशनी के बीच एक कोयले जैसी काली नेसेंट सोल थी, जिसने अपने हाथों में हरे पत्थर की एक बोतल कसकर पकड़ रखी थी। हैनली ने अपनी आस्तीन झटकी और बैंगनी आग की एक लहर छोड़ी, जिसने उन शैतानी लपटों को बुझा दिया, लेकिन उसने उस भागते हुए बूढ़े का पीछा करने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाया। हैनली को इतना शांत खड़ा देख वो नेसेंट सोल और भी घबरा गई। कई बार गायब होकर यहाँ-वहाँ प्रकट होने के बाद वो सैकड़ों मीटर दूर पहुंच गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि हैनली अभी भी वहीं खड़ा है, तो वो ठिठक गई। तभी उस नेसेंट सोल के ठीक ऊपर हवा में एक हलचल हुई और बिना किसी आवाज के एक काला चाकू प्रकट हुआ। जब तक उसे पता चला, चाकू उसके सिर के बिल्कुल ऊपर था। अब बहुत देर हो चुकी थी। एक काली लकीर खींची और उस नेसेंट सोल के 2 टुकड़े हो गए। तभी चांदी जैसी चमक के साथ हैंडली बड़े आराम से वहां पहुंच गया। जब उस कठपुतली ने सांप का काम तमाम किया था, तब हैंडली ने उसे पास ही रुकने का इशारा किया था, और जैसे ही मौका मिला, उसने कठपुतली से उस भागती हुई रूह का रास्ता रुकवा दिया। उसके बाद जो नज़ारा दिखा वो बड़ा अजीब था। नेसेंट सोल कटने के बाद खत्म नहीं हुई, बल्कि काले धुएं में बदल गई और 6 अलग-अलग दिशाओं में भागने लगी। कठपुतली ने चौकन्ना होकर अपनी उंगलियां घुमाईं, अचानक बिजली कड़की और सुनहरी बिजलियों की दर्जन भर लकीरें उन काले धुएं की लकीरों से जा टकराईं। धमाकों की एक गूंज सुनाई दी और वो सारा काला धुआं हवा में उड़ गया। सैकड़ों सालों तक स्कैटर्ड स्टार सीज में अपना खौफ बनाए रखने वाले उस शैतान का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। कठपुतली ने एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाई और तसल्ली कर ली कि अब उस रूह का कोई अंश बाकी नहीं है। फिर उसने जमीन पर गिरी वो छोटी बोतल उठा ली। उसने बोतल खोली नहीं, बल्कि उड़कर हैंडली के पास चली गई। देखा जाए तो उस बूढ़े शैतान की किस्मत ही फूटी थी। अपनी आत्मा को भूतों में बदलने की ये टेक्निक बहुत कम लोगों को पता होती है। किसी आम कल्टीवेटर के सामने शायद उसका एक हिस्सा बच निकलता और वो फिर से लौट आता, पर बदकिस्मती से हैंडली मोलान प्लेन्स में इस चाल का सामना पहले भी कर चुका था और पूरी तैयारी में था। इसलिए कठपुतली ने बांस के तीर वाली उस खास बिजली का इस्तेमाल करके उन सभी टुकड़ों को एक साथ भस्म कर दिया। अगर जरा भी देर होती तो मुसीबत खड़ी हो सकती थी, क्योंकि एक बार अगर रूह का टुकड़ा कहीं छिप जाए तो उसे ढूंढना टेढ़ी खीर होता है। कठपुतली ने हरी बोतल हैनली की तरफ उछाल दी। हैनली ने उसे पकड़ा और गौर से देखा तो उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। पर इससे पहले कि वो बोतल खोल पाता, दूर से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। हैनली ने सिर उठाकर देखा तो वहां अनब्रेकेबल सिंक डेविल्स लड़ रहे थे। अब जब बूढ़ा शैतान ही नहीं रहा था, तो उस झंडे की ताकत कम पड़ गई थी और 5 शैतानी पुतले भारी पड़ रहे थे। हालांकि झंडे में जड़ी वो 3 खोपड़ियां कोई मामूली नहीं थीं और हार मानने को तैयार नहीं थीं, पर उनका गुस्सा अब बस आखिरी छटपटाहट जैसा था। हैनली ने माथे पर बल लाते हुए एक मंत्र पढ़ा और 5 पुतलों को इशारा किया। अचानक उनमें से 3 पुतले वापस अपने कंकाल वाले रूप में आ गए और बाकी 2 जो धुएं वाले ड्रैगन से लड़ रहे थे, वो भी पीछे हट गए। इससे पहले कि वो ड्रैगन और खोपड़ियां फिर से हमला करतीं, 5 पुतलों ने एक साथ अपना मुंह खोला। उनके मुंह से 5 अलग-अलग रंगों की बर्फीली आग निकली और आपस में मिलकर सतरंगी आग का एक सैलाब बन गई। काले धुएं वाला ड्रैगन जैसे ही उस आग की चपेट में आया, उसकी रफ्तार थम गई। पलक झपकते ही वो ऐसा जम गया जैसे हिलना ही भूल गया हो। फिर उन 5 पुतलों ने एक लंबी सीटी बजाई और उस सतरंगी आग में से हजारों बर्फीले चाकू निकले, जिन्होंने उस ड्रैगन के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। जो थोड़ा बहुत धुआं बचा, वो भी उस आग की गर्मी में जलकर राख हो गया। मैदाने जंग का नज़ारा बड़ा ही खौफनाक था। उन 3 खोपड़ियों की हालत उस बाढ़ वाले अजगर से भी ज्यादा पतली हो गई थी। जैसे ही उनकी थूकी हुई काली धुएं जैसी अंदरूनी शक्ति उस इंद्रधनुषी आग के पाले पड़ी, वैसे ही उसकी रफ्तार सुस्त हो गई और देखते ही देखते वो आग उस काली शक्ति को चाट गई। जब उन खोपड़ियों ने मौत रूपी आग को धीरे धीरे अपने करीब आते देखा, तो उनकी आंखों में रूह कांप जाने वाला डर साफ दिखने लगा। उनकी कराहने की आवाज़ें अब और भी तेज हो गई थी। 5 सिंक्वे डेविल्स ने जब ये तमाशा देखा तो वो बड़े ही कमीने अंदाज में खिलखिलाकर हंसे। उनके मुंह से निकलने वाली वो बर्फीली आग अचानक रुक गई और वो खुद 5 स्लेटी लकीरों की तरह उस आग के समंदर में कूद पड़े। अगले ही पल जब वो इंद्रधनुषी आग उस हड्डी वाले झंडे के बिल्कुल ऊपर पहुंच गई, जहां वो 3 खोपड़ियां डेरा डाली हुई थीं, तभी आग के बीच से 5 स्लेटी धुएं के बादल निकले और डरावने भूतिया सिरों की शक्ल ले ली। वो मारे खुशी के अपने नुकीले दांत चमकाने लगे और बिना किसी टेक्निक के सीधे उन पर झपट पड़े। तड़ाक!
उन 5 भूतिया सिरों ने उन 3 खोपड़ियों को बड़ी बेरहमी से जकड़ लिया। जाहिर है वो 3 खोपड़ियां भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठने वाली थीं। उन्होंने भी पलटकर सिंक्वे डेविल्स को काटना शुरू कर दिया। अचानक वहां अजीबोगरीब चीखें और रूह कंपा देने वाला शोर गूंजने लगा। वो सिर और खोपड़ियां एक दूसरे का मांस नोचने और फाड़ने में लग गए। चूंकि उन 3 खोपड़ियों ने पहले ही बहुत सारी काली अंदरूनी शक्ति बाहर निकाल दी थी, इसलिए उनकी जान में अब वो दम नहीं बचा था। ऊपर से दुश्मन की तादाद भी ज्यादा थी, जिससे उनकी हार पक्की लग रही थी। पलक झपकते ही 3 में से 2 खोपड़ियों के उन 4 भूतिया सिरों ने चिथड़े चिथड़े कर दिए और उन्हें बड़े बड़े निवालों में गटक गए। अब बेचारी आखिरी खोपड़ी अपनी पूरी ताकत झोंककर उस 5वें भूतिया सिर से अपनी जान बचा रही थी। जब हानली ने ये सब देखा तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। तभी उसके हाथ में मौजूद उस छोटे से कलश से एक हल्की सी आह निकली। हानली ने हैरानी से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, हाँ, क्या कल्टीवेटर एंडलेस स्काई के पास मेरी इस इंद्रधनुषी बर्फीली आग के लिए कोई मशवरा है? कलश के अंदर से उस आवाज ने बड़े ही बेबाक अंदाज में कहा, बकवास, लेकिन तुम्हारी ये रंग बिरंगी आग मुझे स्पिरिट रेल्म की उन 5 तत्वों वाली टेक्निक्स की याद दिला रही है। जब उन तकनीकों का पूरा इस्तेमाल होता है तो वो भी तुम्हारी इस आग की तरह 5 रंगों में बन जाती हैं। फर्क बस इतना है कि तुम्हारी ये आग बहुत ही ज्यादा ठंडी है। अगर किसी दुश्मन ने गलती से इसे कोई मामूली 5 तत्वों वाली टेक्निक समझ लिया तो उसके तो लेने देने पड़ जाएंगे। तभी कलश के ऊपर आसमानी रोशनी चमकी और एक आसमानी लिबास पहने छोटा बच्चा वहां प्रकट हो गया। उसके होंठ एकदम सुर्ख लाल थे, दांत सफेद मोती जैसे चमक रहे थे और उसके पैर बड़े ही कोमल और गोरे थे। उसने बड़े ही इत्मीनान से सिंक्वे डेविल्स की तरफ देखते हुए अपनी बात जारी रखी। हानली ने झटके से चौंकते हुए पूछा, 5 तत्वों वाली टेक्निक? उस बच्चे ने तंज कसते हुए मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, जब से मैं तुम्हारी इस मामूली दुनिया में आया हूं, मैंने देखा है कि यहाँ के कल्टीवेटर्स बस एक ही तत्व सीखते हैं। मुझे तो डर है कि इनमें से कोई स्पिरिट रेल्म पहुंच भी गया तो उसे वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हानली का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने फौरन पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? उस बच्चे ने लापरवाही से जवाब देते हुए बोला, अभी कुछ खास नहीं। तुम्हारे लिए अभी वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज के बारे में बात करना बहुत जल्दी होगा। फिर भी इतना बता देता हूं कि उस मकाम तक पहुंचने के लिए 5 तत्वों को मिलाकर एक करना पड़ता है। अगर तुम डीटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच जाओ तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा तत्वों की कल्टीवेशन करो। ये हवा और बिजली जैसे अजीब तत्व आपस में मिलाना बहुत टेढ़ा काम है। अगर तुम 5 तत्वों पर पकड़ बना लोगे तो वॉइड रिफाइनमेंट तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। हाँ, ये सच है कि एक साथ कई टेक्निक्स सीखना बहुत मुश्किल है और तुम्हारी ताकत बढ़ने की रफ्तार भी सुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है तो एक ही तत्व पकड़कर बैठे रहो। कम से कम उससे तुम्हारी ताकत जल्दी बढ़ेगी और तुम हर 300 साल में आने वाली उन छोटी आसमानी मुसीबतों यानी माइनर हेवनली ट्रिब्यूलेंस से बच सकोगे। हानली ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। काफी देर बाद उसने खुद को संभाला और बोला, 5 तत्वों को एक करना, ये तो बड़ा झमेला है। मेरी अज़्योर एसेंस स्वॉर्ड आर्ट तो सिर्फ लकड़ी वाले तत्व की टेक्निक है और ये हवा और बिजली वाली बात तो समझ आती है क्योंकि वो बाकी तत्वों के मेल से बनती हैं। पर क्या मुझे वो टेक्निक्स नहीं सीखनी चाहिए जो मेरे शरीर की स्पिरिट रूट्स के हिसाब से हों? क्या स्पिरिट रेल्म में हेवनली स्पिरिट रूट्स को मामूली समझा जाता है और ये माइनर हेवनली ट्रिब्यूलेंस क्या बला है? क्या वहाँ इंसानों को भी उन दानवी जानवरों की तरह इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? उस बच्चे ने एक महसरी मुस्कान बिखेरी और ठहाका मारकर कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी जरा सी बात पर तुम इतने सारे सवाल दाग दोगे। चलो तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ। उसने आगे बताना शुरू किया, देखो, हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स हमारे स्पिरिट रेल्म में भी बहुत नायाब चीज़ हैं। बड़े बड़े सेक्ट्स और ताकतवर लोग ऐसे चेलों को अपने पास खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। आखिरकार जिन लोगों के पास सिर्फ एक तत्व वाली स्पिरिचुअल रूट होती है, उनके लिए वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज में कदम रखना पहाड़ तोड़ने जैसा है। हेवनली स्पिरिट रूट्स वाले लोगों को कल्टीवेशन करने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन जो इस मंजिल को पार कर लेते हैं वो बड़े बड़े सेक्ट्स के मालिक और धुरंधर बनते हैं। जब वो लोग वॉइड रिफाइनमेंट पर पहुंचते हैं तो उनमें से ज्यादातर 2 या उससे ज्यादा तत्वों वाली टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रही बात स्पिरिचुअल रूट्स की कमी की, तो उसका हल भी ढूंढ लिया गया है। स्पिरिट रेल्म के इंसानों ने एक तरीका निकाला है जिसमें वो खास दानवी जानवरों के कोर का इस्तेमाल करके अपनी कमी पूरी करते हैं।
ये कोर स्पिरिचुअल रूट वाला तरीका असली जड़ जैसा तो नहीं है, पर इससे दूसरे तत्वों की कल्टीवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ उन्हीं के काम आता है जिनके पास पहले से कोई स्पिरिचुअल रूट हो। मामूली इंसानों के लिए ये किसी काम का नहीं है। पुराने ज़माने में लोग हथियारों और खजानों को भी स्पिरिचुअल रूट की जगह इस्तेमाल करते थे, पर वो रास्ता बहुत खतरनाक और सुस्त था, इसलिए अब उसे कोई नहीं पूछता। कुछ ऐसे भी जिद्दी कल्टिवेटर्स होते हैं जिनके पास 3 या 4 स्पिरिचुअल रूट्स होती हैं और वो अपनी अटूट मेहनत से वॉइड रिफाइनमेंट तक पहुंच जाते हैं। उनकी बराबरी कोई मामूली बंदा नहीं कर सकता। और रही बात उस माइनर हेवनली ट्रिबुलेशन की, तो वो हर उस कल्टिवेटर को झेलनी पड़ती है जो कोर फॉर्मेशन स्टेज से ऊपर निकल चुका है। बच्चा थोड़ी देर रुका और फिर बोला, इस निचली दुनिया में नेसेंट सोल और डीटी ट्रांसफॉर्मेशन वाले कल्टिवेटर्स को हर 300 साल में एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जिसे छोटी आसमानी मुसीबत कहते हैं। लेकिन जब कोई वॉइड रिफाइनमेंट, इंटीग्रेशन या ग्रैंड असेंशन के लेवल पर पहुंच जाता है, तो उसे हर 3 साल में एक बहुत बड़ी मुसीबत यानी ग्रैंड ट्रिबुलेशन झेलनी पड़ती है। और जो सबसे आखिरी लेवल पार करके असली इमॉर्टल बन जाते हैं, उन्हें तो इमॉर्टल ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ता है। सीधी सी बात है, अगर तुम्हारी तरक्की रुक गई तो अगली मुसीबत पिछली वाली से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। स्पिरिट रेल्म में शक्ति बहुत ज्यादा है, जिससे कल्टिवेशन तो तेज होती है, पर एक बार नेसेंट सोल बन गए तो समझो मौत के साथ तुम्हारी रेस शुरू हो गई। हर साल बहुत से नामी गिरामी कल्टिवेटर्स इन मुसीबतों की भेंट चढ़ जाते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि वॉइड रिफाइनमेंट के बाद सब चंगा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही इन तकनीकों से तुम्हारी उम्र की कोई सीमा नहीं रहती, पर जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जैसे ही तुम स्पिरिट रेल्म में कदम रखोगे, समझ लो कि आसमानी मुसीबत से तुम्हारी मौत बस वक्त की बात है। ये कहते ही उस बच्चे का चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में गहरा खौफ साफ दिखने लगा। हैनली के चेहरे पर भी अब गंभीरता के बादल छा गए थे। उस बच्चे ने भले ही कम बोला था, पर उसकी बातों से साफ था कि स्पिरिट रेल्म कोई ऐश का नहीं है। लेकिन जब उसने सुना कि वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज पर पहुंचने के बाद उम्र की कोई पाबंदी नहीं रहती, तो उसका दिल बल्ली औंचला। हालांकि उसने पहले भी कहीं पढ़ा था, पर आज उसे पक्का यकीन हो गया था। उस बच्चे की बातों से लग रहा था कि अमर होने का सपना सिर्फ स्पिरिट रेल्म में ही पूरा हो सकता है। इस मामूली दुनिया में तो शक्ति कम होने की वजह से उम्र की एक सीमा होती है। डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंचने के बाद ही इंसान उस असीमित शक्ति का हिस्सा बन सकता है, और वहां उसकी उम्र 2000 साल तक ही सीमित नहीं रहेगी। अब समझ आया कि क्यों वो बड़े बड़े धुरंधर वहां जाने के लिए इतने बेताब रहते थे। उन आने वाली मुसीबतों के बारे में सोचकर हैनली थोड़ा चौकन्ना तो हुआ, पर उसने इसे अभी दिल पर नहीं लिया। आखिरकार वो मंजिल अभी उससे बहुत दूर थी। हैनली ने कोर स्पिरिचुअल रूट्स और हथियारों वाली जड़ों के बारे में कुछ और सवाल पूछे और फिर चुप हो गया। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई चमक रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने अपने हाथ में मौजूद उस गहरे हरे रंग की बोतल के साथ कुछ छेड़छाड़ की और उसका ढक्कन खोल दिया। एक नीली रोशनी चमकी और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ ढक्कन उड़ गया। पर अगले ही पल उसे ये देखकर झटका लगा कि बोतल तो अंदर से एकदम खाली थी। वो अभी सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी बोतल के अंदर से एक हरी रोशनी बिजली की तरह बाहर निकली और भागने की कोशिश करने लगी। हैंडली इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं था, पर वो उसे इतनी आसानी से हाथ से जाने देने वाला नहीं था। उसने नफरत भरी एक आवाज निकाली और अपना हाथ हवा में लहराया। एक बहुत बड़ा नीला हाथ उस हरी रोशनी के ऊपर प्रकट हुआ और उसे दबोचने के लिए नीचे झपटा। वो भागती हुई हरी रोशनी पहले ही काफी कमजोर पड़ चुकी थी। भले ही वो अपनी पूरी जान लगाकर भाग रही थी, पर उस बड़े हाथ ने उसे हवा में ही धर दबोचा। उस टिमटिमाती हरी रोशनी के अंदर एक औरत की नेसेंट सोल धुंधली सी दिखाई दे रही थी। हैनली अपनी ठुड्डी सहलाते हुए उसे गौर से देखने लगा। उसने उस नेसेंट सोल की आंखों में आंखें डालकर बड़े आराम से पूछा, तुम आखिर कौन हो, और उस शैतान सिक्स पाथ्स ने तुम्हें इस बोतल में क्यों कैद कर रखा था? वो नेसेंट सोल कैद होने के बावजूद बड़े रौब से चिल्लाई, तुम कौन हो और वो शैतान सिक्स पाथ्स कहाँ है? एक अदनी सी नेसेंट सोल को ऐसी बातें करते देखकर हैनली ने बस एक हल्की मुस्कान दी और बड़े आलसी अंदाज में जवाब दिया, अगर तुम उसे ढूंढ रही हो तो तुम्हें मायूसी ही हाथ लगेगी। मैंने उसे पहले ही परलोक पहुंचा दिया है। वो नेसेंट सोल कांप उठी और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। है क्या? तुमने उस बूढ़े शैतान को मार दिया? ये कैसे हो सकता है? तुम तो... हानली ने बहुत ही हैरानी भरे अंदाज में कहा, हाँ, क्या तुम मुझे जानती हो? हानली वैसे तो बहुत सी औरतों को जानता था जो कल्टीवेशन करती थीं, लेकिन नेसेंट सोल लेवल पर लिंग यूलिंग के अलावा उसकी जान पहचान में कोई और नहीं थी। एक लंबी खामोशी छा गई, जैसे हवा भी रुक गई हो। फिर उस नेसेंट सोल ने एक अजीब सी आवाज में बोला, क्या तुम वाकई हानली हो? जब हेवनवुड हॉल खुला था तब मैंने तुम्हें एक बार देखा था।
बाद में खबर उड़ी थी कि हेवनवुड कॉल्ड्रन तुम्हारे हाथ लगा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उन दिग्गज बुड्ढों के चंगुल से बचकर निकल गए और आज तुम्हारी कल्टीवेशन इस लेवल तक पहुंच गई है। जैसे ही उसने हेवनवुड हॉल का नाम लिया, हानली के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे याद आया कि ये आवाज़ उसने कहाँ सुनी थी। हानली ने शक जताते हुए पूछा, क्या तुम लेडी वेन हो? लेडी वेन ने एक लंबी ठंडी आह भरते हुए कहा, ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मेरा नाम याद होगा। जब उसने खुद अपनी पहचान बताई तो हानली का मुंह खुला का खुला रह गया। ये औरत वही लेडी वेन थी जिसे उसने हेवनवुड हॉल में देखा था। उस वक्त भी उसकी ताकत कुछ कम नहीं थी, लेकिन लगता है वहां से उसे ऐसी जड़ी बूटियां मिली जिससे उसकी तरक्की की गाड़ी तेजी से दौड़ गई। हानली को ये भी याद आया कि उस औरत का आज सेंट सिक्स पाथ्स के साथ क्या चक्कर था। हानली ने याद करते हुए कहा, अगर मुझे सही याद है तो तुम्हें तो उसकी डाउ कंपेनियन होना चाहिए था। लेडी वेन ने नफरत में नाक सिकोड़कर फुफकार कर कहा, छ, उसकी डाउ कंपेनियन? क्या तुमने कभी देखा है कि कोई अपनी ही हमसफर की नेसेंट सोल को एक जादुई हथियार के अंदर कैद कर दे? पर छोड़ो ये सब, पहले ये बताओ कि क्या तुमने वाकई उस नीच सिक्स पाथ्स को कुत्ते की मौत मार दिया? हानली कुछ नहीं बोला, बस उसने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से एक तरफ इशारा कर दिया। लेडी वेन की नेसेंट सोल की नजरें उस तरफ घूमी। थोड़ी दूर पर बैंगनी रंग की बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा था, जिसके अंदर एक सड़ी गली लाश जमी हुई थी। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी दिग्गज आज सेंट सिक्स पाथ्स की थी। तभी जिस नीले हाथ ने लेडी वेन को जकड़ रखा था, वो अचानक से झिलमिलाया और गायब हो गया। आज़ाद होते ही लेडी वेन की नेसेंट सोल बिजली की तरह लपकी और उस लाश के चारों तरफ पागलों की तरह चक्कर लगाने लगी। फिर उसने आसमान की तरफ देखकर एक बहुत ही डरावनी और कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, ये वाकई वही बुढ़ा है। तू बड़ा खिलाड़ी बनता था ना, सोचा नहीं था कि तू मुझसे पहले मरेगा। हानली के माथे पर बल पड़ गए। उसे इस बात में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी कि उन दोनों के बीच क्या गुड़गोबर हुआ था। वो तो अब आगे की सोचने लगा था। लेडी वेन की हंसी थमी और उसने देखा कि हानली गहरे सोच विचार में डूबा है। लेडी वेन ने मायूसी के अंदाज में कहा, फ्यू कल्टीवेटर हान, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने लंबे समय तक उस हथियार में कैद रही हूँ कि मेरी ताकत खत्म हो चुकी है। अब मैं किसी और के शरीर पर कब्जा भी नहीं कर सकती। मेरी नेसेंट सोल को अब बस बिखर जाना होगा ताकि मुझे अगले जन्म का कोई मौका मिल सके। आपने मेरे दुश्मन का काम तमाम किया, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अभी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। दुआ करती हूँ कि अगले जन्म में मैं आपका ये कर्ज उतार सकूँ। इतना कहते ही उसने अपने सिर पर जोर से एक थप्पड़ मारा। अचानक एक बहुत तेज लाल रोशनी चमकी जिसने उस नेसेंट सोल को पूरी तरह ढक लिया। धीरे धीरे वो रोशनी बुझने लगी और लेडी वेन की रूह के टुकड़े टुकड़े होकर हवा में घुल गए। हानली को बड़ा झटका लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि लेडी वेन इतनी हिम्मत दिखाएगी और खुद बिना कुछ और बोले खुद को खत्म कर लेगी। क्या वो राज इतना बड़ा था जिसे वो अपने साथ कब्र में ले जाना चाहती थी? खैर, हानली को अंदाजा तो था ही कि मामला क्या रहा होगा। मन थोड़ा भारी तो हुआ, पर उसने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, वरना इस औरत का क्या करना है ये सिरदर्दी बन जाती। हानली ने ठंडी सांस भरी और अपना सिर झटका। उसने हाथ हिलाया और वो हरी बोतल वापस उसके पास आ गई, जिसे उसने चुपके से अपने थैले में रख लिया। फिर उसने अपने हाथ से सुनहरी बिजली का एक तगड़ा झटका छोड़ा, जिसने सिक्स पाथ्स की लाश और उस बैंगनी बर्फ को राख बना दिया। उसकी लाश के परखच्चे उड़ गए और हवा में बस चमकते हुए कण रह गए। सिक्स पाथ्स का सामान वाला थैला अब हानली का था। उसने सरसरी नज़र से अंदर झांका तो उसे लगा कि ज़्यादातर चीज़ें उसके काम की नहीं थी, लेकिन डेविल डाउ की कुछ ऐसी टेक्निक वाली किताबें थीं जिनमें उसे थोड़ी दिलचस्पी जागी। पर अभी उनके पन्ने पलटने का वक्त नहीं था। सब समेटने के बाद हानली ने अपने कठपुतली को इशारा किया और वो सीधे उस हड्डियों वाले झंडे की तरफ बढ़ा। कठपुतली एक पल में ओझल हो गई। जब वो उस झंडे के पास पहुंचा तो देखा कि पांचों भूतिया सिरों ने उन खोपड़ियों को चबा डाला था और अब वो उस झंडे को भी चट करने वाले थे। हानली ने बस अपना सिर हिला दिया। ये झंडा भले ही मशहूर था, पर इसमें इतनी गंदी ताकत और बुरी बलाएं थी कि उसके किसी काम का नहीं था। थोड़ी ही देर में उन पांचों शैतानों ने झंडे का नामो निशान मिटा दिया और खुशी के मारे अजीब अजीब चीखें मारने लगे। उनकी काली ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक लग रही थी। हानली के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने उनके शांत होने का इंतजार किया और फिर हाथ के एक इशारे से उन्हें हुक्म दिया। वो पांचों शैतान नखरे तो दिखा रहे थे, पर हानली की पाबंदियों का खौफ ऐसा था कि वो दुम दबाकर उसके पीछे हो लिए।
हानली ने उन्हें वापस नहीं छुपाया, बल्कि उन्हें साथ लेकर सीधे हेवनली स्टार सिटी की तरफ उड़ चला। उस बुढ़े शैतान के साथ उसकी लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई थी जितनी देर में कोई बंदा खाना खत्म करता है। उसने सोचा कि अगर इतनी सी देर में शहर हाथ से निकल गया तो इसका मतलब वो शहर बचाने के लायक ही नहीं था और वो चुपचाप वहां से अपना रास्ता नाप लेता। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब हानली उस आग और हवा वाले फॉर्मेशन के पास पहुंचा तो देखा कि स्टार पैलेस और स्टार डिफाइंग अलायंस के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। सच तो ये था कि अलायंस वालों का पलड़ा भारी लग रहा था। वजह ये थी कि वो ट्विन लैंड डेविल्स वाकई में आफत डाल रहे थे। उनकी नीली शैतानी ताकत और गुलाबी खुशबूदार धुंध हर तरफ फैल रही थी, जिसने स्टार पैलेस के कल्टिवेटर्स के पांव उखाड़ दिए थे। स्टार पैलेस के बड़े बुजुर्ग उन शैतानों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। जो छोटे लेवल के लड़ाके थे वो तो उस नीली धुंध के छूते ही भाप बन रहे थे या गुलाबी धुंध सूंघते ही नशे में चूर होकर गिर रहे थे। वो दोनों शैतान वहां मौत का नंगा नाच कर रहे थे। इसी अफरा तफरी के बीच हानली की खामोश एंट्री पर किसी की नजर नहीं पड़ी। हानली ने पहले उस आग के खंबे को देखा और फिर उन ट्विन लैंड डेविल्स के ड्रामे को। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई। उसने चुपचाप उन पांचों शैतानों को इशारा किया और वो पांचों ग्रे रंग की बिजली बनकर उनकी तरफ झपटे। फिर हानली ने अपनी कमर से एक थैला थपथपाया और आसमान में सुनहरी कीड़ों का एक बड़ा गोला प्रकट हुआ। हानली के एक इशारे पर वो कीड़े हजारों की तादाद में छोटे छोटे बादलों की तरह फैल गए। इसके बाद हानली ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा के झोंके के साथ गायब हो गया। फॉर्मेशन के पास सुरक्षा के लिए अलायंस के कुछ तगड़े कोर फॉर्मेशन वाले बंदे तैनात थे, ताकि कोई दुश्मन अचानक हमला करके उनके अड्डे को तबाह न कर दे। वो बंदे आपस में फुसफुसा रहे थे और अपनी जीत के सपने देख रहे थे। तभी उनमें से एक की नज़र पीछे पड़ी और उसका चेहरा ऐसा सफ़ेद पड़ गया जैसे उसने साक्षात मौत देख ली हो। बाकी साथियों ने जब मुड़कर देखा तो उनके कलेजे मुंह को आ गए। जमीन से 30 मीटर ऊपर हवा में एक नौजवान खड़ा था, सीने पर हाथ बांधे और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो रोंगटे खड़े कर दे। ये तो वही दिग्गज था जो उनके लीडर के साथ लड़ने गया था। ये यहाँ कैसे आ गया? उनके शरीर ठंडे पड़ गए। इससे पहले कि वो चिल्लाते या भागते, हानली की नज़रों में गुस्सा चमका और उसने अपनी आस्तीन झटकी। पलक झपकते ही सुनहरी तलवारों की लहरें उनकी तरफ बढ़ीं। वो बेचारे अपनी ढाल या हथियार निकाल पाते उससे पहले ही उन तलवारों ने उनके शरीरों को छलनी कर दिया। कुछ ने अपनी जादुई चीजें निकाली भी, पर हानली की बैम्बू क्लाउड स्वार्म स्वॉर्ड्स के सामने वो खिलौनों की तरह टूट गईं। एक ही पल में वो सारे के सारे ढेर हो गए। हानली एकदम शांत था, जैसे उसने कुछ किया ही न हो। उसने उस विशाल खंबे को देखा और अपनी आस्तीन से सुनहरी छोटी तलवारें निकाली, जो आपस में जुड़कर एक 10 मीटर लंबी विशाल सुनहरी तलवार बन गई, जिसकी चमक से पूरी जगह नहा गई।